पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 999 में महमूद गजनवी गजनी का शासक बना। जैसे ही बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को सुल्तान स्वीकार किया, वैसे ही महमूद गजनवी ने भारत पर हमला बोल दिया। उसका पहला आक्रमण ईस्वी 1000 में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ, जहां कुछ जनजातीय कबीले निवास किया करते थे। इस प्रकार 11वीं शताब्दी के आरंभ होते ही महमूद गजनवी ने भारत का पश्चिमी दरवाजा खटखटा दिया। भारतवासी वैदिक काल से ही राष्ट्र शब्द से परिचित थे। यजुर्वेद की एक ऋचा में राष्ट्र में देहि और अथर्ववेद की एक ऋचा में त्वा राष्ट्र भृत्याय जैसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अथर्ववेद की रचना के काल तक भारतीयों में आसेतु हिमालय एक राष्ट्र के होने का भाव जागृत हो चुका था। भारत के लोग भारत को आर्यभूमि, आर्यावर्त, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, जम्बूद्वीप, भारतखंड आदि कहते थे। देवी देवताओं की पूजाओं में भी इन शब्दों का प्रयोग होता था। रामायण एवं महाभारत में भी राजाओं द्वारा दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करने की जानकारी मिलती है। ईसा से लगभग 325 साल पहले आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने भारतवर्ष को एक राष्ट्र में बांधने की परंपरा आरंभ कर दी थी। मौर्य एवं गुप्त सम्राटों ने राष्ट्र के एकीकरण की दिशा में बहुत कार्य किया, किंतु जब 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य बिखर गया, तब देश में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं रही। तब विभिन्न कुलों के राजाओं ने अपने अपने राज्यों को ही अपना राष्ट्र बनाकर उसकी आराधना करनी आरंभ कर दी। प्रत्येक राजा ने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना ही क्षत्रिय का एकमात्र कर्तव्य समझ लिया और वे परस्पर लड़ने लगे। यही कारण था कि महमूद गजनवी के आक्रमण आरंभ होने के समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। प्रत्येक राज्य के राजा, मंत्री एवं नागरिक अपने राज्य को ही अपनी मातृभूमि तथा अपना राष्ट्र समझते थे। ज्यादातर मामलों में तो राजा ही राष्ट्र का पर्यायवाची था। राजा की रक्षा करना ही राष्ट्र की रक्षा करना समझा जाता था। भारतीय राज्यों के शासक परस्पर लड़कर अपनी शक्ति का इतना ह्रास करते थे कि उनमें बाह्य आक्रमणों का सामना करने की शक्ति शेष नहीं बची थी। भारतीय राजाओं में भारत को एक राष्ट्र मानकर राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का विचार तक नहीं था। उस काल के भारतीय राजा परस्पर शत्रुता और अपने रनिवास की समस्याओं में डूबे हुए थे। इस कारण वे बाह्य शत्रुओं के प्रति पूरी तरह उदासीन थे तथा अपने घमंड के कारण किसी एक राजा का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हर समय चलने वाले युद्धों में भारत के वीर युवक इतनी बड़ी संख्या में मौत के गाल में समा जाते थे कि क्षत्रिय युवक के लिए 12 वर्ष से अधिक जीना धिक्कारपूर्ण कार्य माना जाने लगा। इस कारण भारत में अच्छे सैनिकों की कमी हो गई थी। महमूद गजनवी के आक्रमणों के आरंभ होने के समय उत्तरी भारत में मूल स्थान तथा सिंध प्रदेशों में 2 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे, जबकि पंजाब पर हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल का शासन था। जयपाल का राज्य चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वतमाला तक फैला हुआ था। उसके पड़ोस में कश्मीर का स्वतंत्र राज्य था। कन्नौज पर प्रतिहार शासक राज्यपाल का शासन था। बंगाल में पाल शासक महीपाल का शासन था। राजपूताना पर चौहानों का शासन था, जिनकी राजधानी
अजमेर थी। गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड तथा मध्य भारत में भी अनेक स्वतंत्र राज्य स्थित थे। दक्षिण में चालुक्य एवं चोल वंश का शासन था। पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट राजाओं में विगत 250 वर्षों से त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था, जिसके कारण राष्ट्र की शक्ति को अपार क्षति पहुंची थी। इस राजनीतिक कमजोरी के उपरांत भी भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में लड़ने का काम केवल राजपूत योद्धा करते थे। किसानों, व्यापारियों, शिल्पियों तथा कर्मकारों को इन युद्धों से कोई लेना देना नहीं था। वे अपने काम में लगे रहते थे। देश में धार्मिक वातावरण था तथा प्रजा अपनी इच्छानुसार वैदिक, पौराणिक, शाक्त, शैव, बौद्ध एवं जैन आदि धर्मों में से अपनी अपनी पसंद के मतों एवं संप्रदायों में विश्वास करती थी। हिंदू राजाओं द्वारा प्रजा पर बहुत कम कर लगाए गए थे, जिसके कारण प्रजा की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। मंदिरों में इतना चढ़ावा आता था कि वे अपार धन संपदा से भर गए थे। इस संपत्ति की ओर ललचाकर महमूद गजनवी जैसा कोई भी विदेशी आक्रांता भारत की ओर सरलता से मुंह कर सकता था। ईस्वी 1000 में महमूद गजनवी ने भारत के सीमावर्ती प्रदेश पर आक्रमण करके जनजातियों को परास्त किया। उसने वहां के दुर्ग तथा नगर को जीतकर उन पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। ईस्वी 1001 में महमूद गजनवी ने पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण किया। महमूद के दरबारी लेखकों ने जयपाल को अल्लाह का शत्रु लिखा है। 27 नवंबर 2001 को पेशावर के निकट दोनों पक्षों में घनघोर संग्राम हुआ। महमूद ने इस युद्ध में चुने हुए 15,000 घुड़सवारों को उतारा। इस युद्ध में जयपाल ने जबरदस्त वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु अंत में वह अपने पुत्र पौत्रों एवं मंत्रियों सहित बंदी बना लिया गया। महमूद के दरबारी लेखक उतबी ने लिखा है कि उन सबको जिनके चेहरों पर कुफ्र के निशान स्पष्ट दिखाई देते थे, उन्हें रस्सियों से बांधकर पापियों की तरह सुल्तान के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। ऐसा लगता था जैसे उन्हें दोजख में भेजा जा रहा है। उनमें से कुछ के हाथ बलपूर्वक पीछे बांध दिए गए थे और कुछ की गर्दन पकड़कर घूंसों द्वारा धकेला गया था। महमूद के सैनिकों ने जयपाल की गर्दन से मणियों की माला उतार ली, जिसकी कीमत 2 लाख दिरहम थी। जयपाल के साथियों के आभूषण भी छीन लिए गए। गजनी से आए विजेताओं को भारत में लूट का इतना अधिक धन मिला कि उसका हिसाब लगाना कठिन था। राजा जयपाल ने महमूद को विपुल धन अर्पित करके तथा 50 हाथी देने का वचन देकर स्वयं को महमूद की कैद से मुक्त करवाया। भारतीय राजा जब किसी दूसरे राजा को परास्त करते थे तो उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे तथा प्राय पराजित राजा से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसका राज्य उसे लौटा देते थे। किंतु राजा जयपाल को एक अपवित्र म्लेच्छ के हाथों अपमानित होना पड़ा, इसे वह सहन नहीं कर सका। बहुत से दर्शकों ने हमसे पूछा है कि म्लेच्छ शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका उत्तर इस प्रकार से है। भारतीय संस्कृति में भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित है। मलीचा खाने वालों को म्लेच्छ कहा जाता था। मलीचा उन पशुओं के मांस को कहते हैं जो अभक्ष्य हैं, अर्थात जो खाए जाने योग्य नहीं हैं। आत्मग्लानि के कारण ईस्वी 1002 में राजा जयपाल जीवित ही चिता में बैठ गया।
इसके बाद जयपाल का पुत्र आनंदपाल पंजाब का नया शासक हुआ। अगली कड़ी में देखिए, महमूद गजनवी नगरकोट में स्थित चांदी का घर तोड़कर गजनी ले गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।